हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। चिल्ड्रन, डेज आर अप्रोचिंग फास्टली नाउ एंड as I said you in the last class that now we have to focus on previous NEET question papers, previous year. Deal them very carefully. Analyze yourself in which areas you are weak. Transform or change your weakness into strength. That is the positive time to work upon the mistakes. More mistakes you cleared now, you committed and you एनालाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन दैट। जितना आप अपनी गलतियों का सुधार कर लेंगे उतने ही आपके आगे बढ़ने के चांसेस आपको मिलेंगे। तो इसलिए एटलीस्ट कोशिश करिए पूरे दिन में आपको 2 प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम आप निकालें। हर क्वेश्चन पेपर को करने के बाद उसको एनालाइज करें, फिर आप देखें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहाँ कहाँ आप वीक हैं और उसी के बेसिस पर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। इस पूरे फेस को आप देखेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी सारी गलतियों से बाहर आ जाएंगे, आप स्ट्रांग भी महसूस करेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा और आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे रिक्वायर्ड टाइम में। तो ये बहुत सारी चीजों का एक मिला जुला कॉन्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट of this time. Only 9 days are left, so that is the quality time. अगर आपने 2 ये प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो आपने 18 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए 9 दिन के अंदर, और ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस पर काम करना आप स्टार्ट कर दें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Today we are going to start the 17th chapter of your class 11th and that is the locomotion and movement. देखिए, अब सबसे पहले बात आती है कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। लोकोमोशन का मतलब होता है आपका जगह चेंज करना, लोकोमोट, दैट मीन्स इसमें मूवमेंट भी है और आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं इस वक्त चल रहा हूं तो मैं अब मूवमेंट भी शो कर रहा हूं और मैं अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा हूं, सो दैट इज लोकोमोशन। अब मैं एक जगह ही खड़ा हुआ हूं और मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूं तो ओनली दैट इज मूवमेंट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसी के बेसिस पर इस पहले पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ होगा आपको कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अब आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे ऐसे जैसे अमीबा, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर 2 तरीके के साइटोप्लाज्म होते हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और एक इन आपका इंटरनल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और इंटरनल साइटोप्लाज्म जो है वो सॉल और जेल की फॉर्म में होते हैं और वो एक दूसरे में बदलते रहे। सॉल मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, जेल मतलब गाढ़ा कंसंट्रेटेड। तो सॉल जेल में बदलता रहता है, जेल सॉल में बदलता रहता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग डेवलप होती है और उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से वो मूव कर पाता है, लोकोमोशन कर पाता है। तो उसमें दोनों चीजें हैं, लोकोमोशन में तो मूवमेंट के साथ साथ वो अपनी जगह चेंज कर रहा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से, और साथ के साथ वो जो सूडोपोडिया डेवलप करता है वो भी मूवमेंट का एक हिस्सा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? इसी तरीके से टेंटिकल्स, सीलिया, फ्लैजला, ये अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। अब जैसे सीलिया और फ्लैजला की हम बात करें तो सीलिया दोनों में काम में आता है, न्यूट्रिशन और लोकोमोशन बोथ, बट इन इन केस ऑफ फ्लैजला ओनली दैट हेल्प इन लोकोमोशन, नॉट इन न्यूट्रिशन।
तो ये छोटी छोटी बातें आपको सब पहले पैराग्राफ में ही दी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और उसी बेसिस को समझते हैं। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का आ गया अमीबा का, इसमें सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स के बारे में, हमारे लिम्स, जॉज, आईलिड्स, और इसके अलावा देखिए हाँ पैरामीशियम में वही साइटोफेरिंग्स में एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, तो जो इसे मूवमेंट मतलब न्यूट्रिशन और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करता है सीलिया। हाइड्रा में टेंटिकल्स आपका फिक्स एडियरिंग, चिपकने के लिए किसी भी सरफेस को, और मूवमेंट के लिए दोनों में हेल्प करता है लोकोमोशन, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी हेल्प करता है। हमारी लिम्स हमारी बॉडी पोस्चर और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो लोग मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली, इसीलिए लास्ट में कहा गया है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब क्यों करता है लोकोमोट, वाई? तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, फूड, शेल्टर, मेटिंग, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और अपने एनिमीज या प्रिडेटर से बचने के लिए। तो ये कारण हो गए कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म वाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब तीन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। पहला हो गया अमीबॉइड, जो कि अमीबा में हो गया, और आपका डब्ल्यूबीसीज में हो गया, ल्यूकोसाइट्स में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका देखो, एक चीज और यहां ध्यान रखनी है आपको कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक फिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के साथ साथ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का भी रोल होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए जी, सीलियरी मूवमेंट, जैसे कि हो गया हमारा एयर पार्टिकल्स के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो जाएं हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वी फील स्नीजिंग, वी ट्रैपिंग ऑफ म्यूकस, वो सब सीलिया की वजह से ही स्नीजिंग वाला पोर्शन। और ऐसे ही पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज द सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका मूवमेंट अवर लिम्स, जॉज, ऑल दीज आर ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर लोकोमोशन तीनों का कोऑर्डिनेशन है, किस किस का, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम। तीन सिस्टम मिलकर एक साथ इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। अब मसल्स जो हैं, आपका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बेसिस पर मसल्स अलग अलग टाइप में डिवाइड की गई। अब देखिए जी, नेक्स्ट आता है आपका जैसे फ्लैजलर मूवमेंट। सीलिया और फ्लैजला दोनों के बीच में डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सीलिया जो है वो न्यूट्रिशन और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करता है, लेकिन फ्लैजला केवल आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों मसल्स जो होती हैं हमारी किस तरीके के ओरिजिन में, मीजोडर्मल। मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट contributed by muscles. They have special properties like, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। चार वर्ड्स हैं, इसलिए एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। चारों के मीनिंग क्लियर है भाई? नर्व से सिग्नल आएगा तो एक्साइट होंगी, तो सभी में ही वहां पर नर्व की जगह आपका नोडल टिश्यू होगा, इंपल्स जनरेट करने वाला, ऐसे नोड। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सटेंसिबिलिटी, फैलना, और इलास्टिसिटी, अपनी शेप में वापस आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट मसल्स जो हैं आपका यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे लोकोमोशन, सॉरी लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर, इन तीन के बेसिस पर। ठीक है,
इनको अलग अलग एक्टिविटीज में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन लोकेशन के बेसिस पर तीन तरीके से हो गया, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, स्ट्रेशंस, जिन्हें हम स्ट्रेशंस कहते हैं, पट्टियां कहते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। ठीक है, और ये हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नेम्ड एज वॉलेंट्री। और ये हमारी बॉडी पोस्चर चेंज करने में और लोकोमोशन में हमारी हेल्प करते हैं। विसरल मसल्स, विसरल मसल्स मतलब जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और आप ये इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये इनवॉलेंट्री है, नॉन स्ट्रेटेड है, और इन्हें स्पिंडल मसल्स भी कहते हैं। स्पिंडल क्योंकि ये स्पिंडल फॉर्म होते हैं, और दीज हैव टेपरिंग एंड्स, इनके दोनों एंड्स बंद होते हैं। दीज आर यूनिन्यूक्लिएट एंड दीज आर इनवॉलेंट्री। जैसे फूड का ट्रांसपोर्ट हमारी गट के थ्रू, तो ये सब अपने आप होने वाले सारे के सारे फंक्शनिंग्स हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट में होती हैं और इनमें भी स्ट्रेशंस पाए जाते हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डियक मसल है, उनमें मेन डिफरेंस है दो, वो ब्रांच नहीं होती, कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती हैं। और दूसरा, इंटरकैलेटेड डिस्क, जिन्हें हम कम्युनिकेशन जंक्शन भी कहते हैं, जो इन सबको एक साथ एक ही तरीके का कोऑर्डिनेशन में काम कराते हैं। या तो सारी मसल्स एक साथ सिकुड़ेंगी एक ही रीजन की, या सारी मसल्स एक साथ फैलेंगी, यानी कि सिस्टोल डायस्टोल। या तो सारे ही डायस्टोल की स्टेज में होंगे या सारे ही सिस्टोल की, एक रीजन के, चाहे हम एक ऑरिकल की बात करें चाहे एक वेंट्रिकल की बात करें, लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, ये आपको एक पूरी के पूरी मसल की स्ट्रक्चर दे रखी है, तो अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पूछा जा सकता है। देखो जी, ये जो आप गोला देख रहे हैं जहां मैंने मार्क करा है, ये एक गोला एक मसल फाइबर या मसल सेल है। ठीक, अब ये पूरे अलग अलग गोले मिलकर जो ये बड़ा गोला बना रहे हैं, दिस वन, ये है आपका मसल बंडल और फेसिकल। अब जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज फेसिया, द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो कि कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, अब पूरा का पूरा ये गोला, ये क्या है, मसल है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, मसल सेल और मसल फाइबर, ये हुई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है जी, इसने मिलकर बनाया मसल बंडल, जिसको हमने क्या नाम दिया, फेसिकल। और बहुत सारे मसल बंडल्स ने मिलकर क्या बनाया, मसल। सो दैट इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आगे चलते हैं, इसको गौरी जरा पानी की बोतल पकड़ा दे। अब देखिए, मसल फाइबर की या मसल सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फॉर्म, लेकिन उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कहकर सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही मसल सेल का साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ऐसे ही मसल सेल के साइट सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका काम है टू स्टोर कैल्शियम आयंस।
ठीक है। तो मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, सॉरी मसल सेल और मसल फाइबर एक ही बात है। सार्कोलेमा, इसका साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाली ईआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम है, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। अब यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils। देखिए, ये इस तरीके से एक मसल फाइबर हुआ। इस मसल फाइबर में इस तरीके से ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और फाइबर के एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के पैरेलल और फाइबर की एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब इसमें ऐसे आपके दो बैंड बनेंगे। एक में तो ये फाइबर्स लूज होंगे, लूज मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल और एक्सिस के परपेंडिकुलर। देख वही चीज दिखा रहा हूं तुझे। बोथ द प्रोटीन्स अरेंज रॉड लाइक पैरेलल टू ईच अदर, आल्सो द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस अगर तू ये मानेगी तो उसके हिसाब से तो परपेंडिकुलर हुए ना। मेरी क्या बात, दो तरीके से हैं, चलो वैसे चल लो। तो वैसे ये लेटे हुए हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। फिर इस तरीके से आपका बैंड ये बनेगा, देखो कैसे ही ले लो, बात वही आनी है, लेकिन चलो इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये यहां पर आपका फाइब्रिल हो गया। अब ये ऐसे आपका हो गया, तो एक दूसरे के पैरेलल और इसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के, ठीक है। और दूसरा ठीक है जी। अब इसमें क्या है, वन इज, ये कहलाएगा लाइट बैंड और ये कहलाएगा डार्क बैंड। लाइट बैंड में क्या होंगे, मायोफाइब्रिल्स लूजली अरेंज्ड होंगे और डार्क बैंड में ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। हैं दोनों में ही मायोफाइब्रिल्स, लेकिन लूजली अरेंज्ड इन लाइट बैंड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड डार्क बैंड, ठीक है जी। अब जो आपका डार्क बैंड है उसे हम कहेंगे ए बैंड, और जो लाइट बैंड है उसे कहेंगे आई बैंड। यहां आई का मतलब आइसोट्रोपिक, यानी कि जो फाइब्रिल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसे सिमिलर है। यहां पर क्या है, ए का मतलब एन आइसोट्रोपिक, दे हैव समवॉट डिफरेंस, ठीक है। अब जो आपका ए बैंड है, ठीक है जी, और यहां तक क्लियर, ये बात समझ में आ गई। वो नीचे खड़े हैं, हाँ?
जा फिर अब क्या हो सकता। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है। देखो, जो आपका डार्क बैंड है वो मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ होता है और लाइट बैंड एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है जी। मायोसिन एम से शुरू है, मायोसिन भी मोटा, दैट मींस थिक। तो मायोसिन थिक फिलामेंट होता है और थिक थिन फिलामेंट होता है। अब इसको इस तरीके से सारे वर्ड्स लिख लो। अब जैसे कि हम शुरुआत करें किससे, हमने शुरुआत करा जैसे कि जी लाइट बैंड। लाइट बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड भी कहते हैं, और लाइट बैंड एक्टिन से मिलकर बना है और थिन है। ये सारी एक के लिए हो गई टर्मिनोलॉजी। अब दूसरे पे आ जाओ। जो डार्क बैंड है वो ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। मायोसिन मतलब मोटा, मतलब थिक। तो ये एक के लिए टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक ठीक। अब नेक्स्ट देखिए जी, ये बात हो चुकी है लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस वाली। अब ये आ गया, देखो, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स, हेंस आर कॉमनली थिन एंड थिक फिलामेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जो आपका आई बैंड है उसके मिड लाइन को, यानी कि जो उसको बीचों बीच बाइसेक्ट करती है और साथ के साथ फिलामेंट्स को एक अपने साथ अटैच भी करती है। देखो दोनों चीज लिखी हुई है, विच बाइसेक्ट इट, इलास्टिक फाइबर है। ठीक है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू जेड लाइन, जुड़े हुए भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करती है इसको। ठीक है जी, क्लियर। ऐसे ही जो थिक फिलामेंट है ए बैंड also hold together in the middle of this band by a thin fibrous, वो तो है इलास्टिक फाइबर का बना हुआ जेड लाइन, और ये है आपका थिक फाइबर, थिन फाइबरस, और उसे कहते हैं एम लाइन। तो ए बैंड का मिड लाइन क्या कहलाता है, एम लाइन, और आई बैंड की मिड लाइन क्या कहलाती है, जेड। ठीक है जी। तो जेड लाइन के बीच का कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, सार्कोमियर। ठीक है, क्या कहलाता है, सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए यही चीज ये यहां कह रहे हैं। देखो, ये आपका ए बैंड क्या होता है, डार्क बैंड। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखा रखा है, एक ये है जी ए बैंड। वैसे भी जेड लाइन आई बैंड का है, तो उससे हमें डार्क और लाइट से कुछ नहीं। वही चीज मैं देखना चाह रहा था कि मिक्सिंग हो रही है या सही चल रहा है। तो यही चीज बहुत ध्यान है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है जिसमें उलट पुलट होता है और बच्चे गलत कराते हैं। ठीक है, तो उलट पुलट नहीं करना है। दैट इज आई बैंड। आई बैंड की मिड लाइन जेड लाइन है। तो ये हो गया आपका आई बैंड, और ये हो गया आपका ए बैंड। ए बैंड क्या है, डार्क। ठीक है, दैट इज डार्क बैंड। और ये हो गया आपका लाइट बैंड। ठीक है जी। और ए बैंड किससे बना हुआ होता है, कौन सी प्रोटीन से, मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। मायोसिन क्या है, थिक। और ये हो गया आपका एक्टिन, एंड दैट इज थिन। अब इस क्या चीज, वो दूसरी चीज दिखा रहा है, बने हुए किससे हैं? अभी मैं बता रहा हूं क्या चीज। अभी तो हमने उसको बैंड के हिसाब से लिया, अब दूसरी चीज पे भी बात करते हैं। देखो यहां पर इसकी जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस सार्कोमियर हो गया। अब ये देखो, अब ये वैसे अलग से दिखा रहा है आपको,
ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये वाला क्या है, ये ए बैंड है, ये मायोसिन है, थिक फिलामेंट। अब इसके ऊपर क्या है, एक्टिन ओवरलैप है, ये क्या है, एक्टिन। अब जहां पर भी इसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी उस जोन को कहेंगे हम एच जोन। जहां पर भी जो एक्टिन है वो मायोसिन को ओवरलैप नहीं कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, एच जोन कहलाएगा। ठीक है, बेटा एक मिनट दिखा, बुक बुक दिखा एक मिनट। ऊपर इस तरीके की अपीयरेंस किसकी है, किसकी है, एक्टिन की है ना। अब बुक में ध्यान से देख, ये अपीयरेंस तुझे किस में दिखाई दे रही है, ऊपर वाले में दिखाई दे रही है ना। और जो ये बीच में आपको उठे हुए दिखा रखे हैं इसमें, तो वो जो फनसा है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मायोसिन है। सिंपल सी इसकी पहचान है। जो स्पाइरली अरेंज्ड है वो एक्टिन, ठीक है, और जिसमें रिजिज आपको दिखाई दे रहे हैं वो मायोसिन। ठीक है, तो जहां एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप नहीं कर रहा उसे एच जोन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर है, क्योंकि अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का नंबर बढ़ता चला जा रहा है हर बार नीट में। चले आगे। हाँ मतलब ये आपका पूरा आई बेंड हो जाएगा ना, एक इधर हो गया एक ये इधर हो गया, उसकी जेड, हाँ तो जेड लाइन आई बेंड की तो मीडियन लाइन है। मतलब उस हाफ कैसे हो गया, ये पूरा का पूरा ये एक, अब उसको चल ऐसे समझ लो, कैसे ही मान लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले आगे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। देखिए भाई, स्ट्रक्चर में आप ध्यान से दोनों के डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहीं से हमारी सारी चीज साथ में आ जाएंगी। देखिए ये एक जो देख रहे हैं ना आप, एक गोला, इसे कहते हैं हम जी एक्टिन, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन, और जो है मोनोमर यानी कि सिंगल यूनिट। अब ये आपस में जुड़ता चला गया और ये पूरा का पूरा एक फिलामेंट बन गया एफ एक्टिन, दैट इज द पॉलीमर। अब ये दो स्पाइरली अरेंज्ड एक दूसरे के साथ जुड़कर एफ एक्टिन तैयार हो गया। अब इसमें आप साथ के साथ ऐसे ही दो क्या जा रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, दीज आर, ये भी दो ही हैं, ये भी ट्रोपोमायोसिन भी दो हैं। ठीक है, अब उसके अलावा ये ट्रोपोनिन के तीन आप कहीं कहीं बीच बीच में देख रहे हैं, ये तीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, इसमें एक सब यूनिट तो अटैच रहता है ट्रोपोमायोसिन के साथ। ठीक है जी, एक जो है कैल्शियम आयंस के लिए होता है, उससे अटैचमेंट के लिए, और एक होता है आपका जो कि इस मायोसिन के एक्टिन बाइंडिंग साइट की जगह को ढके रखता है, जो आगे फिलामेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फिलामेंट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वो मास्किंग हट जाएगी और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन की उससे जुड़ जाएगी। तो ये तीन अलग अलग सब यूनिट इस तरीके से हैं। ठीक है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन को मास्क करे हुए है, दूसरा कैल्शियम आयंस के साथ जुड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान,
और तीसरा ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैचमेंट देता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो ये हुई आपकी किसकी, एक्टिन की स्ट्रक्चर। और इन्हें दोनों को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी। अब यहां पर जो सिंगल यूनिट है उसे हम कहते हैं मीरोमायोसिन, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है दोनों, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिन और मायोसिन, दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देखिए जी, मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन सिंगल यूनिट है, मोनोमर। अब मीरोमायोसिन दो पार्ट में बढ़ जाएगा, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है जी, तो जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं टेल का, ये बनाएगा लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है जी, और हेड प्लस क्रॉस आर्म दोनों मिलाकर हैवी मीरोमायोसिन बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म। और बेसिकली शॉर्ट आर्म प्लस हेड, दैट इज नेम्ड एज क्रॉस आर्म। ठीक है, ठीक है, और ये ऐसे ही पैरेलल बीच में से फिर ये उठ जाएगा, ऐसे ही फिर टेल पैरेलल चलेगी, फिर बीच में उठा हुआ होगा। तो ये एक एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल पर, ये इसकी एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए हुए ये बीच बीच में ये हेड ऊपर होगा शॉर्ट आर्म के साथ, शॉर्ट आर्म एंगल बनाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों की आपकी स्ट्रक्चर्स, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। बट हैवी मीरोमायोसिन हेड और क्रॉस आर्म दोनों उससे ही बनी हुई होती है। जो क्रॉस आपका शॉर्ट आर्म और हेड है उसी को ही तो मिलाकर हम वो कह रहे हैं क्रॉस आर्म। तो ये क्रॉस आर्म पूरी की पूरी किससे बनी हुई है, हैवी मीरोमायोसिन से बनी हुई है। या आप ऐसे कह दो कि हेड और शॉर्ट आर्म ही हैवी मीरोमायोसिन से बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, इसमें शॉर्ट आर्म और टेल तो बनी हुई है लाइट मीरोमायोसिन, केवल हेड हैवी मीरोमायोसिन का है, इस चीज का ध्यान रखना। शॉर्ट आर्म तो बेसिकली उसका हिस्सा है टेल का, वो तो बोला जाएगा, लेकिन शॉर्ट आर्म और टेल ये पूरा का पूरा हिस्सा लाइट मीरोमायोसिन से मिलकर बना है, केवल हेड हैवी मीरोमायोसिन से। हाँ, क्या चीज, ग्लोबुलर हेड विद ए शॉर्ट आर्म एंड ए टेल, हाँ, तो फॉर्मर कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन हेड विद ए शॉर्ट आर्म। हाँ, तो ठीक है, तो उसके हिसाब से चलो, हेड विद ए शॉर्ट आर्म जैसा बुक कह रही है उसके हिसाब से चलो। हेड विद ए शॉर्ट आर्म क्या हो गया, हैवी मीरोमायोसिन, टेल हो गई लाइट मीरोमायोसिन। बुक के हिसाब से चलो, जो भी बुक कह रही है, बुक से बाहर नहीं जाना, अलग अलग। हाँ, ठीक है, तो क्रॉस आर्म हैवी से हो गई और टेल आपकी लाइट से हो गई, सिंपल सा वैल्यू ये। अब इसके ऊपर एक चीज और, दो पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो किससे होगा, एक्टिन से जुड़ेगा। अगर वो ट्रोपोनिन सब यूनिट हट जाएगी मास्किंग से तो ये वहां जुड़ जाएगा, और एटीपी बाइंडिंग साइट वो जुड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए जी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि ये एक आपका जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।
अब देखिए जी, एक एक स्टेप इसका जो बहुत जरूरी है। देखो, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है उस मसल। So that is the first step. A signal sent by the central nervous system via a motor neuron. ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber, उसे पूरे को हम कहते हैं मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber, that is named as मोटर यूनिट। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर की सार्कोलेमा के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। दैट्स अ टाइप ऑफ साइनेप्स। एक तरीके से ये साइनेप्स का ही टाइप है। भाई साइनेप्स तीन तरीके का होता है, एक न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में जिसे हम प्रॉपर साइनेप्स कहते हैं, एक हो गया न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच में तो वो हो जाएगा न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन, और एक हो गया न्यूरॉन और मसल के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और इसी को ही हम क्या नाम दे देंगे, मोटर एंड प्लेट। तो तीनों पॉइंट क्लियर। अब जैसे ही सिग्नल इसे मिलेगा सार्कोलेमा को, तो सार्कोलेमा पर न्यूरोट्रांसमीटर फैल जाएगा जैसे कि एसिटल कोलाइन, और वो पूरी की पूरी सार्कोलेमा को, उस रीजन की सार्कोलेमा को एक्टिवेट कर दे। अब जैसे ही सार्कोलेमा एक्टिवेट होगी तो तुरंत सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस रिलीज करना शुरू कर देगी। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो उनमें वो कैल्शियम आयन एक्टिन के ट्रोपोनिन सब यूनिट जो कैल्शियम के साथ बाइंड होगी वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी। अब जैसे ही वो कैल्शियम के साथ बाइंड होगी एक सब यूनिट ट्रोपोनिन की, तो दूसरे सब यूनिट की मास्किंग हट जाएगी जो मास्क करे हुए है, और जैसे ही उसकी मास्किंग हटेगी तो मायोसिन का एक्टिन बाइंडिंग साइट वाला पोर्शन जुड़ने के लिए उस हटे हुए हिस्से से जुड़ जाए, और इस तरीके से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए, ये यहां पर एटीपी एडीपी है। ठीक है जी, अब एडीपी फॉस्फेट से जुड़ गया और मायोसिन हेड किसके साथ जुड़ गया, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, क्रॉस ब्रिज कहलाएगा। और ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गई। बेटा एक एक एटीपी के हिसाब से दिखा रहे हैं, देयर आर दे कैन बी यूज मल्टीपल, दैट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। हाँ, तो एक फॉस्फेट एक एडीपी के साथ जुड़ेगा जब भी तो एक एटीपी बनेगा, यूज होगा। तो यूजेबिलिटी एक एटीपी के साथ दिखा रखी है इन्होंने। ठीक है, तो एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, यहां पर एनर्जी उससे मिली, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन उसकी वजह से हो गया। ठीक, अब देखिए जी यहां नेक्स्ट, अब इससे क्या होगा, ये ए बैंड को देखो, ये पुलिंग हो गई, स्लाइडिंग रोटेशन दिखा रहा है, एक्टिन फिलामेंट ए बैंड की तरफ खिंच जाएगा टुवर्ड सेंटर ऑफ ए बैंड, जिससे जेड लाइन जो है वो इनवर्डली पुल होगी, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, एंड दैट इज नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर शॉर्टनिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आई बैंड गेट रिड्यूस्ड बट ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ। ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आई बैंड रिड्यूस होगा। ठीक है, अब फिर वापस रिलैक्सेशन के लिए एडीपी फिर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, एटीपी बन जाएगा और क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाएगा। फिर वो बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलते रहेंगे। एक बार कैल्शियम आयंस निकलना बंद तो कैल्शियम से जो जुड़ने वाला ट्रोपोनिन की सब यूनिट है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, और जिसकी वजह से मास्किंग हो जाएगी, फिर वो एक्टिन के उस हिस्से को ढक लेगा जहां से मायोसिन का हेड जुड़ना है, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये कब तक रहेगा, जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में रिलीज होते रहेंगे। ठीक है जी,
अब ये उसी चीज को देखो दिखा रखा है आपको, ये रिलैक्स स्टेट दिखा रखी है, ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रखी है, और ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन दिखा रखी है। ऑब्वियसली मैक्सिमम वाले में ऑब्वियसली, जब वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही जगह खाली छूटी हुई है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। जैसे दो रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर क्या होती हैं, वो फैल जाती हैं, सर्दियों के अंदर सिकुड़ जाती हैं, तो छोड़ेंगे नहीं जगह, टेढ़ी हो जाएंगी। अब इसीलिए इनको भी तो सिकुड़ फैलने के लिए और सिकुड़ने के लिए जगह चाहिए भाई, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जगह चाहिए ना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, देखो आ गया ना ये रिलेटिव साइज ऑफ आई बैंड एंड एच जोन दिया हुआ है इन्होंने। ठीक, तो ये फिर ये नीट के लिए जानदार क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर ध्यान देने की स्पेशल जरूरत है। ठीक है जी, रिलैक्सेशन हो गया, और ये अब रिएक्शन टाइम डिफरेंट मसल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। अब यहां पर फिर बड़ा हम्म वही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे तो सिस्टर, बात तो वही आ गई ना बेटा, कैल्शियम आयंस इससे जब निकलने बंद हो जाएंगे तो मास्किंग हो जाएगी ना। देखिए जी, अब यहां पर ये फैटीग वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड कॉजिंग फटीग। यानी कि जरूरत से ज्यादा हम किसी मसल का बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, यहां पर लैक्टिक एसिड जम जाएगा और उसकी वजह से फटीग हो जाएंगी। फटीग का मतलब वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देंगे। ठीक है, अब यहां से आपको लास्ट तक बता रखा है दो मसल्स के बीच में डिफरेंस, एंड दीज आर रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स। रेड फाइबर्स को हम आपका एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, इनको हम एन एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। अब एरोबिक का मतलब हो गया इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। इसके अलावा हम बात करें तो इनके अंदर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगी, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होंगे। अब इसका मतलब इसमें कैल्शियम आयंस कम होंगे, इनके अंदर कैल्शियम आयंस ज्यादा होंगे। तो ये इस तरीके के, और यहां पर मायोग्लोबिन, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड के अंदर, इनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, इनके अंदर मायोग्लोबिन कम होता है। तो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं इनके बीच में जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। अब ये एरोबिक है तो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, ये लेस ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो यही सारी चीजें आपको इसके अंदर दे रखी हैं। कैल्शियम आयंस, भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, कैल्शियम आयन स्टोर करना। तो जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कम होंगे तो कैल्शियम आयन स्टोरेज कम ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो ये एक पार्ट इसका कंप्लीट होता है। हमने मसल से रिलेटेड पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया इसका। अब इसका दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, एंड दैट इज स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम फ्रेमवर्क है दो चीजों का, पहला है बोन्स और दूसरा है कार्टिलेज। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक जनरल डिफरेंस, ठीक है। तो
डिफरेंस फॉर्म में लिखिए, बोन्स, कार्टिलेज। बोन्स बनी हुई होती हैं ऑस्टियोसाइट से और कार्टिलेज बनता है आपका कॉन्ड्रोसाइट से। ठीक है जी। बोन के अंदर होता है ओसिन प्रोटीन, OSSEIN, ओसिन प्रोटीन। कार्टिलेज के अंदर होता है आपका कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है जी। बोन्स के अंदर आपका मैट्रिक्स जो होता है वो हार्ड होता है और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स। कार्टिलेज आपका प्लायबल होता है, लचीला, लेकिन बोन्स हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं। ठीक है जी। लॉन्ग बोन्स जो हैं, जैसे रिब्स है हमारी, थाई बोन है, ये ह्यूमरस है, इन लॉन्ग बोन्स के अंदर स्पेशली थाइज में वेट बियरिंग प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, इनको और मजबूत बनाने के लिए इनके अंदर स्पेशल आपका हवर्सियन कैनाल सिस्टम होता है, जिसके अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स में बोन सेल्स यानी कि ऑस्टियोसाइट्स अरेंज होती हैं। यहां पर ऑस्टियोसाइट्स के पास स्पेशल रिजिज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैनेनिकुली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये सारे आपके इनके डिफरेंसेस और स्पेशल फीचर्स हो गए। अब टोटल 206 बोन्स होती है और फ्यू कार्टिलेज हो गया। पूरे के पूरे स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। जो हमारी बॉडी एक्सिस पर प्रेजेंट है दैट इज एक्सियल, और एक्सियल से जो जुड़ा हुआ है वो अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब कनेक्टेड, मतलब ही उसका यही होता है, जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हमारी बॉडी एक्सिस पर, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, उस पर क्या है, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, आगे फ्रंट बोन स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, ये सारे के सारे क्या है, एक्सियल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब उसके बाद आता है जी आपका, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन्स। जो स्कल है उसमें दो तरीके की बोन्स है, एक तो फेशियल बोन्स और एक क्रेनियल बोन्स। फेशियल और क्रेनियल। ठीक है, फेशियल और क्रेनियल। तो फेशियल बोन्स जो होंगी वो होती हैं आपकी 14 और क्रेनियल बोन्स जो हैं वो होती हैं 8। ठीक है, फेशियल बोन्स 18 14 और क्रेनियल बोन्स 8। अब देखिए, ये अब आपको अलग अलग कलर से सारी क्रेनियल बोन्स इसमें दिखा रखी हैं। ये आप देख रहे हैं इथमोइड, बिल्कुल आंख के पास, ये आपकी एक होती है। उसके बाद ये हो गई आपकी स्फिनॉइड। फ्रंटल, फ्रंटल बोन, ये आपकी फ्रंट माथा जो हो गया। ठीक है, दो उसके बाद ये हो गए पैराइटल, ये ऐसे कान के ऊपर दो, ये हो गई टेम्पोरल, इधर कान के ऊपर दो ऐसे, और पीछे ये एक सिंगल ये आपका हो गया ऑक्सीपिटल। तो एक, दो और दो चार, पांच, छह, सात, आठ, तो टोटल हमारी 8 स्कल बोन्स हो गई हैं। अब ये एक दूसरे से, ये आप देख रहे हैं जो उबड़ खाबड़ जिक लाइनिंग है, इन्हें कहते हैं सूचर्स। ये एक दूसरे से सूचर्स से जुड़े हुए होते हैं, दैट इज नॉन मूवेबल जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। ये इमूवेबल जॉइंट है, दैट इज इमूवेबल जॉइंट।
नेक्स्ट देखिए जी, फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स आर 12, सॉरी 14, ठीक है। अब 14 में देखिए, ये जो नाक की दो बोन है ऊपर, ये दीज आर नेजल 2, ठीक। उसके बाद आ जाइए लेक्राइमल, ये यहां पर है, यहां, ठीक है, यहां पर लेक्राइमल। उसके बाद ये यहां पर इस जगह, ये दो हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है। उसके बाद ये हमारा अपर जॉ हो गया दो पार्ट में, मैक्सिला, ठीक है। पूरा लोअर जो हो गया मैंडिबल, ठीक है। बीच में ये बोन, ये वाली नाक की हड्डी, ये पूरी, ये हो गई आपकी वोमर, ठीक है। उसके बाद आपका ये गाल की दोनों बोन्स, ये जाइगोमेटिक, ठीक है। और यहां पर बीच में पार्टीशन की तरह होता है ये हिस्सा, जिसे कहते हैं पैलेंटाइन। तो अब आप सबको काउंट करेंगे तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बोन्स आपकी इस तरीके से हो गई, जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी। अब यहां पर आप देखेंगे एक बोन हो गई, ये जो बॉयज में आपको दिखाई देगी ज्यादा बेहतर ढंग से, ये जी। गर्ल्स में इतना ये तो भाई लैरिंग्स हो गया, ये में ये जो होती है, ये इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, थोड़ा बहुत बॉयज में ज्यादा इसका, लेकिन ये क्या हो गई, हायोइड बोन, ठीक है, ये सिंगल होती है। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये यहाँ हुक निकले हुए होते हैं, और जो रीढ़ की हड्डी है इन हुक में ऐसे टंग जाती है, ठीक है। और इसीलिए हमारी स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। ये आपको यहां दिया हुआ है, देखिए, ये डाइकोंडाइलिक स्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रही है बात। और इसके अलावा आपका एक ईयर में हमारी 3 टाइनी बोन्स होती हैं, जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, मेलियस इंकस स्टेप्स, ठीक है। तो एक में दो, तीन, एक में तीन, तो इस तरीके से ये हमारी 6 बोन्स हो गई। तो हमारा ये स्कल तक आज कंप्लीट हो गया। कल कोशिश करते हैं बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करने की, ठीक है। तो यहां तक इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए, बढ़िया तरीके से लिख लिख कर देखिए, और 2 प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन पेपर्स करना ना भूलें। डेली करें, एनालाइज करें अपने आप को, और मैक्सिमम आउटपुट फैच आउट करने की कोशिश करें। मिलते हैं कल और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं।